क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। सामान्य हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। कमेंट करेंगे। रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, संपूर्णानंद हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। कवि वचन सुधा है, विशाल भारत है, साहित्य संदेश है, हिंदी प्रदीप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी प्रदीप। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा पत्रिका है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। साहित्य संदेश पत्रिका है बाबू गुलाब राय की। और विशाल भारत पत्रिका है बनारसी दास चतुर्वेदी की। प्रश्न नंबर 1 का है, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों नाटक है। मोहन राकेश का नाटक है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इंदुमती, परीक्षा गुरु, तितली, साहित्य सहचर। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्री निवास दास। साहित्य सहचर उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तितली मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, और इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, वाग्धारा, साहित्य और समाज, शेखर एक जीवनी। तो साहित्य और समाज मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। और बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वाग्धारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का है, कितनी नावों में कितनी बार रचना है? गिरजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की। तो कितनी नावों में कितनी बार ये रचना है मेरे प्यारे बच्चों किसकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1951 बता देना है। तीसरा पूछ ले तो 1962 बता देना है। चौथा पूछ ले तो 1979 बता देना है। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो के। और हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद बरदाई। ठीक है। रामचरित किसका महाकाव्य है? तुलसीदास का है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है। इसके बाद है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर्ण धूल सुमित्रानंद पंत की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और चित्राधार मेरे प्यारे बच्चों किसकी है? चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहां तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है।
पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो जहाँ पर भूमि शब्द दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, जन दिख जाए, राष्ट्र दिख जाए, तो समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछेगा दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, पाठ के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, यानी राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण प्राप्त करती है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या पर यहाँ पर देख सकते हैं किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो चलिए बताते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसके धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसके हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अशोक शब्द मिल गया तो आप समझ जाइए कि अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसके रक्त संसार कानों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए और दिनों दिन उत्साह की धूमधाम मिट गई। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है अशोक के फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके हो जाएंगे आपके 2 अंक। इसके बाद दूसरा है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है अशोक का वृक्ष। इसके बाद तीसरा है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी? तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वह उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होती ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का है। मेरे प्यारे नौ जलस से कंज से नेत्र वाले। राधा पवन से कहती है, पवन नवीन बादल के समान, कंज के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद ना मथुरा से वापस आए और ना ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मैं प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके पागल हो गई हूँ। हे पवन, तुम जा करके मेरी सारी दुख कहानी को श्री कृष्ण को सुना देना। राधा कहती है कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरा भवन को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा देने वाली और सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी। वहाँ की प्यारी छाया होगी, पक्षियों के चहचहाने की मधुर स्वर होगी, वह तुझे मोह लेंगी। लेकिन लेकिन मेरा दुख को ध्यान में रखना और वहाँ जा कर के विश्राम ना करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। और ये कहाँ से लिया गया है? पवन दूतिका से। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। फिर पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो राधा पवन को दूती बनाकर कृष्ण को संदेश भिजवाती है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या मैं आपको पूरी बता ही दिया हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है?
तो राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले वह मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। केकई कहती है कि मुझको यह भरत प्यारा है और तुम इस भरत को प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हुए। तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे नहीं जानती हूँ, किंतु तुम तो इसको अच्छे से जानते हो। तुम पहले से अपने से ज्यादा इसको मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ वैसा। कैकेयी कहती है कि तुम भाइयों का प्रेम आपस में यदि सब पर एक समान प्रकट हुआ तो पाप दोष भी पूर्ण दोष है मेरा, तो जो मेरा पाप है वो पूर्ण संतुष्टि में बदल जाएगा। और मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, मैं तो कीचड़ में रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया हूँ वो कमल के समान है। तो ये कहाँ से लिया गया है? कैकेयी का अनुताप से। ठीक है। कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कैकेयी को कौन दुगने प्रिय है? तो राम। श्री राम को कौन प्यारा है? भरत प्यारे हैं। कौन सा रस है इसमें? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों शांत रस है। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कैसे लिखना है। फिर है खा, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, पंचलायत अथवा लाठी कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है और 5 अंक का है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है, तो इस खंडकाव्य को आप तैयार करेंगे। ठीक है। फिर है खंड खा, तो प्रश्न नंबर 8 का क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अंक अनुवाद के लिए। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद देखिए संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया हुआ, इसको भी देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, है मैत्री, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा और इस कात्यायनी के संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्री ने कहा, यदि संपूर्ण पृथ्वी, धन से परिपूर्ण पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, जिस प्रकार धनिकों का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। ठीक है। अमर्तस्व तो नासस्त वित्तेनि, धन अमरता प्राप्त का साधन नहीं है। उस मैत्री ने कहा, जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी उसे मैं लेकर क्या करूंगी? हे भगवान, यदि आप अमरता प्राप्त का साधन जानते हो उसे हमें बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय, तुम पहले भी मेरी प्रिय रही हो और अब भी प्रिय अर्थात अच्छी लगने वाली बातें कर रही हो। आओ बैठो, मैं तुमसे अमरता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ। संदर्भ कैसे लिखना है देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है खा नंबर, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी है, 2 अंक संदर्भ के मिलेंगे, 5 अंक अनुवाद के मिलेंगे। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ देख सकते हैं आप कैसे लिखना है, सुभाषित रत्नान से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अथवा करके दिया हुआ है, यानी भगवान शिव का आधा भाग पार्वती ने ले लिया और आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया। इस प्रकार से हे राजन, संसार में पूरी तरह से शिव का अभाव दिखाई देने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में चला गया।
सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में चली गई और भिक्षा मुझे मिल गया। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भजस्योदारम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 2 अंक मिलेंगे। आंखें चार होना प्रेम होना, पानी पानी होना लज्जित होना, आंखों का तारा होना प्रिय होना, सारे सावन हरे न भादो सूखे, यानी हमेशा एक समान रहना। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का होता है। इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे आसानी से उत्तर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबका उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11 का नंबर है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आविराम अभिराम, तो आविराम बिना रोक के लगातार सुंदर, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद बात और वात, बात का मतलब वार्ता और वात का मतलब हवा। इसके बाद है नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। वर का मतलब होता है दूल्हा या वरदान, द्विज का मतलब ब्राह्मण या पक्षी, राग का मतलब संगीत प्रेम। इसके बाद है नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको कहते हैं आस्तिक, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। इसके बाद है नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 2 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 12 का खा और गा, रस अलंकार छंद से, 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के 6 अंक का। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अथवा करके दिया हुआ है, ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। इसके बाद 14 नंबर है, निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है निबंध मेरे प्यारे बच्चों, 9 अंक का है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।